तारीख रात वीरान समुंदर और पुरसरात जजीरे। इसका दिल चाह रहा था कोई महफूज जगह मिले तो वह फुट फुट कर रो दे। अभी तो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात की फिरनी कितने बजे आएगी? इसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसके मोबाइल जहां साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी। जहां और डीजी के मोबाइल से इसे याद नंबर से इसे याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे, वो परेशान होंगे, वो अंदाजा लगा सकती थी। 8 बजे चिकन ने जवाब देते हुए बहुत इसे देखा, फिर साथ रखा कागज उठाकर देखा। आज हया सलमान पाकिस्तानी टूरिस्ट इसने कहने के साथ प्रिंट वाले आउट के सामने किया, जिसमें इसकी और डीजी की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। यस आई एम, मेरी फिरली निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फर्द जज्बात से इसकी आंखें दुबदलाने गई। इसने सोच ही कैसे लिया कि उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर के इमरान पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में वो दोनों से नजर आ गई। डीजी कुर्सी पर सर दोनों हाथों में थामे बैठी, जबकि जहां उंगली उठाए दर्शकगी से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाब नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पर आखोट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी और भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी लड़की को देखा। वो इसकी उठती उंगली नीचे गिर गई, लब बेच गई। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकल कर सी जान आया। इधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो मेरा बच्चा पर्स लेके भागा तो आधा भूखे अड्डे तो मैं इसके पीछे भागते देखा। कल नाम की चीज है भी या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी, फिर टूट जाएगी या कोई नुकसान पहुंचा दे तुम्हें, इससे बात को यह ख्याल नहीं। वो से चिल्लाया। क्यों ना भागती इसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, स्पांची का कार्ड था। बाद में परेशानी होती थे, और जो परेशानी हमें हुई वो इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पर ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजी जो इसके चिल्लाने की बाइस रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। या तुम बिल्कुल पागल हो? इसकी आंखें रोने से मुतवातर थी। वो दोनों फिर रोने लग गई। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों को साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो बना करके था वापस पुलिस ऑफिसर की तरफ पलटा। वो अभी तक रोई जा रही थी। इसे पता था कि वापसी में जहाँ की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा निकल के अंदर आई तो हर सा अंधेरा छाया था। लॉन्ग रूम से टमटमाती जर्द रोशनी जांग रही थी। आने आने इसने जंगली फूलों की टोकरी लाइब्रेरी में रखे स्टैंड पर डरी बच्ची का हाथ थामकर लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पर वो मोमर हाथों ने इसी तरह बैठी थी। इसके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिन कर इलेहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा इन नोटों को देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले कैसे हो अब्दुल्ला? इसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स के स्ट्रिप्स उतारते हुए मेज पर उतर पड़ी। मैं ठीक हूँ आशय। लड़के ने मोहम्मद हाथों के बड़े गे नोट पकड़ लिए और बाहर भाग गया। वो बकाया नोट वापस बटोरे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटुए बंद करते हुए इन्होंने पूछा। वहाँ बंद काम तो कर रहा है। अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज के साथ खड़ी अपनी पर्स खोल कर रही थी। मेरा काम था। इन्होंने बच्ची के हाथ थामते हुए सरसरी से जवाब दिया। जवाब इनके साथ सोफे पर बैठ के बैठी थी। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिए। अशगुल तुमने देखा और सुबह कुरान पढ़ने कब से आया था और रोज बहाने बना देता था। बच्ची नाक सिकुड़ते हुए गिर रही थी। अपने पर्स को खंगालती आशगुल ने पलट कर हफ्की से देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। एक नजर इस पर डालकर वापस अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगी। और ये वो लड़की थी ना? चलना हुआ मोम की तरफ पिघल कर गिर गई तो इसके पर्स की चीजें हाथ से लौट पलट कर देख से पूछा। इधर क्यों आई थी? ये अब्दुल रहमान के मसले हैं और खुद ही निपटा लेगा। इन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसले अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल रहमान चला गया? इसने बात पलट दी। हाँ, सुबह की फ्लाइट थी इसकी। वापसी का नहीं बताया। कह रहा था 2-3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफा वापस ना आए। जाने दो आने। वो हर दफा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर एक हाथ से अभी तक वो पर्स से कुछ तलाश कर रही थी। आने तुम्हें पता है आशगुल मुझसे नाराज है। बहार अपने नन्हे नन्हे से जूतों के तस्वीर खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरे से मेज के साथ आशगुल को देखा, जिसकी इनकी तरफ पहुंच थी। क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पर यह असर हुआ है कि आइए बाजार के में एन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पूंछो कहीं खड़ा कर स्याहों के कैमरों के में तस्वीरें बनवा रही थी। अरे तुम इसे समझा दो ना, नाराज ना हो।
کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، آپ کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے اس کو سمجھاؤں، عبد الرحمن کہتے ہیں وہ لمحے بھر کرو کہ پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزوں سے ایک ایک کر کے باہر نکالے۔ عبد الرحمن کے کہتے ہیں کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر لایا۔ پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ تھیلیوں پر کرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں؟ عائشہ گل بہارے میں بوا گاڑ کے اس کے نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، ہر جگہ نہیں چلی جاتی اور کسی سے نہیں ملتی، وہ ہر بات نہیں کرتی۔ اس نے پرس پر میز پر لٹ کر چاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہوگی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی بھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جانتی ہو اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ اور جانتی ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتے ہیں تو مدد نہیں آتی، اور راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پر نکلی ایشیا الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، ہاری پر ساتھ ہی عمدہ وقت پڑا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابی دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی نہیں کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ عائشہ گل سب کچھ ہی کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پر اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقین کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پیسے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں اتنی مصروف ہوئی کہ کہیں آنے جانے نہ سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پر چھایا گہرا ٹوٹ رہا تھا، وہ بہار کی ریل سے لی ہوئی ہر سو گلاب اور ٹیوبلز کھلا رہے تھے۔ آج صبح سویرے گھاس پر برف کی جمی سفید نظر نہیں آتی تھی، اور سپانجی کا سبز اپنا اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ ان دونوں کی ٹاپ کیپی پلیس میوزیم کی جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کا پروگرام دوسرا پروگرام تھا، میڈو کینٹین میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی کیوں نہیں؟ اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی نہیں کی۔ لیجیے اپنے پرس بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع اول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے 10ویں اسٹوڈنٹ کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث متوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی پونی پر چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پر بھی ڈال دیتی، جو سر پر دوپٹہ لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرسے لڑکیاں سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی جن اسٹوڈنٹ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو لڑکی ان کی طرف آئی، بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لیں سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پر رکھنے کا واقعہ بتایا، پھر غار حرا وہی مسلمانوں کی ابتداء تکلیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، اور جواباً ہنس کر بولی، ترک اور اردو جیسی ہی لگتی ہے۔ وہ وقتاً صحابہ کرام کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، اب انہیں ٹاپ قبلیس پلیس جانا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ ٹاکسی اسپاٹ پر بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی، ڈی جی ہنس دی، پھر بھی تیسری کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقالہ اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم بہت برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلا گیا ہوگا، وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اسی لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تم تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقالہ اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بڑی تھی، وہ دونوں بازار بازو ڈالے چلتے سے چڑھ رہی تھی۔ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کی جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھپنے نہ چھپا سکے۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹرپ گزر کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹ رہا تھا۔
डीजी ने भी इसी तरह शलवार कमीज में साथ लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी, इश्तेहार गैस सी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलती गई, किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आए। सामने तवील सा किचन था, इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे, एक स्लिप के साथ। दूसरा वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पर सफेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा सा टोका लिए वो कट बोर्ड पर ढके गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े को कटाकट काट रहा था। गुड मॉर्निंग टीम मैनेजर। दोनों ने चौखट पे खड़े होकर आवाज बुलंद करा तो इसने तेजी से चलता हाथ रोका। इसने गर्दन उठाकर इनको देखा, फिर से सर से पाँव तक इनका जायजा लिया। दोनों जॉगर्स पहने फूले हुए हैंड्स बैग उठाए हुए थे। हिया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजी के हाथ में एक गाइड बुक। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जह हो से हाथ से एक छोटी स्टैंड पर लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर रख दी। इस पर लिखा था, आई एम बिजी, डू नॉट डिस्टर्ब। हिया और खदीजा ने एक दूसरे को देखा। हिया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर लिपट ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जबकि खदीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप केबली फ्लेक्स जा रही हैं। खदीजा ने काउंटर के सामने आकर ला दिए। उसने काला स्टेज से बाहर निकलो, टॉक्स में डिश पकड़ो और पहुंचा देगी। वो सटर चटकाए, एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़कर दूसरे हाथ से कट चढ़ा रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजी ने पलट कर हया को देखा। इसने मुस्कुराते हुए शाने चलाई, वापस जहां की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप्स कबली के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफा फिर सोच ले, लिख क्या दे दूं? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखते लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, स्टार काला स्टेट्स में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजी ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पर लगा था। हाँ तो समझे आपकी जेब कट गई है। डीजी ने हाथ बढ़ाकर फोन चलाया, तार निकाली और हया के साथ खड़ी हुई। फोन वाला हाथ इसकी कमर के पीछे था। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर इन्हें देखने लगा था। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपली प्लेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जोहरा तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखते हैं आप। आपने उल्टा पलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। और छड़ी रखकर इसके सर पर पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। लकड़ी निगाहों से इसे देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। तो कपड़ी से वापस पर दे दूंगी वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरकमाल बना कर लेके जाओगे? कोई शक नहीं, वो पहली दफा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों नकमी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगा। वो बिरिन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और आज इन दोनों में से कोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कपी सराय के सामने वो सब जराए पर बैठे साथ साथ चढ़ रहे थे। हिया दरमियान में थी और वो दोनों इसके तरफ में। जी हाँ, यह टॉप कपली सराय का मतलब क्या है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाल अमूमन खामोश रहते हैं। और जैकेट की जेब में हाथ डाले चीखम चकवाता शाने चलाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कपली टॉप दरअसल उर्दू वाला टॉप ही है। जैसे तकसीम टाक्स वैसे ही टॉप बन गया। कभी कहते हैं कि गेट और सराहे हो गए महल, सो तो कभी सराहे आई एम जेंट्स है ना? जहाँ मैं नहीं बोल रहा, वह सख्त हवा था। टॉप के पीस प्लेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा। सरमनी अजीम अलीशान कला नमा जहाँ खास कमरों का पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि जरा राज महल से बाहर ना निकले, और जिसके कोने नमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठते हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे चीनी पोरलेस के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता था। चपासी के त्रास के जौहरात से मुज़ीन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को हेर करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पर न खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तोड़ ही लेती। डीजी इनकी आंखें चंदा देने वाली कीमती पत्थरों को देखकर साथ मोलाल में गल चुकी थी। पोलिन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतबारकात थे। वे एक ऊंचा हाल था, मुशफिक दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंद व बालातर स्तून। या एक गर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में की तारीखी एशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। या एक गर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में एशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। वक्तन एक जगह रुकी और शिकेश में सजे एक तबरक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, बुरी सी छुरी जो शीशे से में मुकी थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन से सामने ही लगा था, ओह इट्स टफ और मुंह से
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हादसा, इसने सिकुड़ कर पड़ते हुए आंखें पूरी खोली, लब भी नीम वाक़ई। फिर लम्हे भर बाद दूर खड़ी डीजी का बाजू तकरीबन दबोच कर से इधर ले आई। डीजी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हादसा है। रियली? इसने बेयकीनी से पलकें झपकाई। मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से इसको दिखने लगी। जहाँ भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ। इसके लिए तो सब रोना था, मगर वो दोनों तुम्हारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक तबरक की तरफ लपक लगा रही थी। इनके दुपट्टे सरों पर आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आपके लिबास दान मुबारक, आपकी तलवार और बहुत से सहाबा की तलवारें। डीजी, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती? हम इस तलवार को छू नहीं सकते। वह दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार के सामने थी। कोई ऐसा मकनातीसी असर था इस तलवार में के मुकाबल को बांध देता था। मगर हम इस मुकाबिल नहीं हैं। हम कहाँ हैं या? खदीजा ने तासुब से सल्लल्लाहु, अभी तक यूं ही इसी तलवार को देख रहे थे। अगर हम इसको छू सकते तो जानती है क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता। मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ, जहाँ ये सब तबरकात असली है ना, जहाँ ने देरे से शान उछलाई। मैंने कभी ना इन पर सर्च किया, ना कोई सर्च पढ़ा। कौमी अलमकान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले कहते हैं कि मुसलमानों के रिक्सी तबरकात भी इतने ही नकली हैं जितने ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली है। मेरा दिल गवाही दे रहा है, ये सब हमारे अम्बिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं मुतबरकात व मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई गई थी। डीजी को माशरती उलूम का भूला बसरा सबक याद आया। टॉप्स की प्लेस में खूब गम भर फिर कर जब वो बाहर निकली तो जहाँ ने अपना मोबाइल वापस मांगा। ये लें, क्या याद करेंगे और फिक्र न करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजी के हाथ से फ़ोन लेते हुए मुस्कुराया था। टॉप कपकी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहाँ ने इंसान को बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का एक अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान खदीजा सर दर्द शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ तो बहुत मुसद्दा सी लगने लगी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। मेरा ख्याल है मैं वापस रूम जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो दोनों टॉप की प्लेस की बिजली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी व अर्ध सफ़ेद संगमरमर का चमकता फर्श वाला बरामदा था, जैसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों के सामने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे बने हुए थे। इनके सामने टेरेस की तरफ चंद गज चौड़ा खुला अख्ताम था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मटरी बनी। वहाँ खड़े होकर मटरे पर खुनियाँ रख कर देखो तो नीचे बहता मरमर का जाग उड़ता समुंदर दिखाई देता था। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि बादल चाहता था इतनी इंसान सदियों तक वहाँ बैठा समुंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतूने के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे। जब दहिया ने पूछा, ऐसे जहाँ का जरा थका थका सा लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो जरा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ तो फिर साबे सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियां की डब्बी निकाली। ढक्कन खोल कर डब्बी हथेली पर लौट दी। 2 गोलियां अलग करके और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो मेरा पर्स खोलने लगी, लेकिन तब वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसे यूं ही जहाँ की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसको बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पर असरात आने लगे थे। सुर्ख होती आंखें, निडाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समुद्र, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवा ले ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चल लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पर दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडरे के सामने खड़े होकर समुद्र को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ तो मैं अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी भी वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आज झगड़ा करने आए। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ। ये शाल ले लो। इसने बैग से शाल निकाल कर उसे थमाई। वहीं ठंड हवा बहुत तेज थी। ये शाल वो डीजी बतौर पिकनिक मेट के तौर पर इस्तेमाल करती। थैंक यू। वो सुकून के साथ फर्श पर लेट गया, आंखों पर बाजू रखे। वो गर्दन तक शाल ले कमर की तरह डालकर कब सो गया इसे पता नहीं चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक सीने नीचे आ बैठी। हर चंद
लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जहां को देख लेती। वो सो चुका था, समुद्रों की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एसएमएस अभी तक पड़ा था। इसका जवाब नहीं दिया था। वो 3 दफा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो अड्डे से वापसी के अगले रोज इंडिया के एक गैरशनास मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ मैंने आपको पहुँचाई है, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बढ़ाई होगी। और अगर कभी आपको उस नंबर में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक एसएमएस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद इस शख्स ने वक्तन कोई रब्ता नहीं किया था। वह इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिल व दिमाग के साथ घूमती थी। इससे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके ज़हन में एक ख्याल बूंद की तरह लपका। इसने पलट कर एहतियात से जहां को देखा। वो आंखों में बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना था। इसने सोचा था कि गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिखे भेजिए, बढ़ के भी नहीं और दोबारा इसके पीछे भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया। जहां को सिर्फ बहार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो वोक अड्डे वाले टिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दे माश के जुमलों में फंसे इस इंसान की एक मदद कर सकती थी तो इसमें हर हार्ज गया था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टॉप करना शुरू कर दिया। आपकी वसी नज़री का शुक्रिया। मुझे वक्तन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी तरफ से पहुँचाई जाने वाली अजीत को मदावत समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अभी वो खामोशी से बैठी समुद्र की लहरें देखने लगी। वो कड़े से इसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो इसे लगा था वह संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। इसे एहसास था अब भी इसने गलती की है और इसका नतीजा एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चूंकि मोबाइल सामने किया, वही एंडियन का गैर शनासा नंबर। वो तो समझी थी कि वो टेक्स्ट पर बात हो जाएगी बहुत है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंडे पर बात चलेगी। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करती तो जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती। हेलो, उसने फ़ोन उठाया। ज़ेर नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही अलीमियानिया से मुस्कुराता लफ्ज़ जैसे अपनी हरकत पर शदीद पिशमानी हुई। एक काम था, वो एहतियात से नपे तले लहजे में कहने लगी। वो बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने के बजाय आपका काम की बात करें। आपकी मर्जी जी है हाजी। राब्ता भी तो आपने ही किया है, वरना अब्दुर्रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो जफर कर गया था, मगर वो भीगी। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तकाला स्ट्रीट, बर्गर किंग। इसकी किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिक आजकल मेरी कज़न को तंग कर रही है। क्या वो इस साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कज़न ने वजह से चुमका जहाँ सिकंदर वो हल्काई। इसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ और हाथ धर कर बैठे इसे परेशान तकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूँ और ये कि इसके मालिक इसको फिर से तंग न करे? जी, वो होले से हंसा। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र न करें। इसने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जहाँ के साथ बैठ की चंद लम्हे लगे थे इसे नॉर्मल होने में। इसने वही किया जो इसको ठीक लगा था। वो अब ज़रा मुतमईन हुई। काफ़ी देर वहीं सुकून के साथ टेक लगाए बैठी रही। इसकी आँख में टॉप कबली का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर। बहुत लंबे महल की दीवार से रिंगते मरमरा की पाँव की खुल गई थी और एकदम जहाँ को मोबाइल बजा, वो जैसी ही झटके से उठ उठा। शाल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल कर चुका था। रेस्टोरेंट से कॉल आ रही है, मेरे ख्याल वापस चलते हैं। वो कॉल चालाक लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए इसके साथ खड़ी होगी। जहाँ ने इसकी बात पर थके थके अंदाज में नफ़ी में सरा। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ चलते हुए उस्तकाला स्ट्रीट में दाखिल हुए तो हिया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा के जाऊंगी, क्योंकि डीजी और तुमने अपनी अपनी बीमारी में मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। खा लेना। वो डेरे से मुस्कुराया, मगर अगली ही बार ठटक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब। हिया ने इसकी निगाहों का ताक़ुब देखा। सामने बर्गर किंग था। इसके शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था और इस सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की मान दराड़ें पड़ी थी। वो एक तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि तू वहाँ शदर सी खड़ी रहेगी। उसकी समात में एक गुंजा। दूसरे ही पल वह भाग रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग साए करने लगा। खिड़कियों को टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्श, ऊंधी पड़ी मेजें, टुकड़े टुकड़े बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ और सार थे।
عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک افیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پر لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہاں وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس افسر کی طرف گیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر وہ صدمے اور شاک سے کنگ نفی میں سر ہلا تو کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے قریب سے گزرتے شیف کو رو کر پوچھا۔ جواب میں اس نے تعصب سے کہا، وہ کیٹرس ہیں، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورے اسٹوڈیو الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر بعد پہنچی۔ کوکی آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پر بھروسہ کر لیا خدایا؟ اور اس افسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتا۔ جہاں کی نگاہ سے پڑی وہ مشکلات سے رو کے کھڑی تھی۔ اس نے اس ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہیں کھڑی رہی اور اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاک سے بس پکڑ لینا، میں بعد میں تم سے بات کرتا ہوں، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسمسد اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ اور سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ وہ خود کو ملامت کرتی خاموش آنسو روتی واپس ٹاکس جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقص سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا۔ رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ اندھیرے میں جب وہ دور ایک چیختی ہوئی آواز کی سماعت کرائی۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، وہ دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پر بہت بوجھ خود چلنا میں اسے حواس واختہ کرنے میں لگی۔ اس گر دیکھا، روم میں پرسکون سی نیند تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں ماتم سا نائٹ بلب ڈل رہا تھا۔ ڈی جی، ٹالی اور جیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پر آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنکارتی آواز ابھی تک اسے آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، خونی کے بعد ذرا اوبر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترک والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا۔ وہ 2 مسڈ کال تھی۔ نفسی کھلی تو چمکتی اسکرین آنکھوں پل بھر کو چند لائی۔ اس نے پلکیں سکڑ کر ہاتھ سے بال پیچھے کی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل ساتھ بریک میں 2 ہند سے تھے۔ حیا نے اسکرین کا کونا دیکھے ٹائی کو دیکھا۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجے، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والے فون مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے۔ وہ نہ ہی ریسیور کر سکے، والی کال اس پر مائنڈ ہوتی ہے وہ کوئی گھوپ کر نکالا گیا ہو۔ اس کی ساری نیند سستی بھر میں جاگ سے بھاگ گئی۔ تایا اس وقت انکار کر رہے ہوں، ٹھیک تو تھے، اماں ابا رحیل سب ٹھیک تو تھے، بقت نہیں، کیا مسئلے ہو؟ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں ہے۔ اس نے میں بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکی کی طرف تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون پر تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلواتے۔ اس نے گملہ پھینکا اور سیڑھیاں پھنا کر نیچے اتری۔ اپنی نائٹ سوٹ میں مبلس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جی موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جی کے بینک پر چڑھا کر اسے سجا مشکل ہلی، نیند مت خراب کر، میری سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ ڈی جی نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھٹکا اور نیچے اتری۔ ٹالی کی بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی، اپنا موبائل سے تایا کا نمبر دے کر ڈی جی کے فون میں ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلمان کو بھی زبانی یاد نہیں رہا تھا۔ نمبر ملا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بگنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جی ذلیل کا بیلنس بھی ختم ہے۔ اس نے چلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپین یونین کا سارا اسکالرشپ، اسٹیٹ اور جوہر ہمیشہ اپنی بڑھا دینے والی ہے، ان کے پاس یہی ہوتا ہے۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ اتنا جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اسی نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے میں سے بولے تھے کہ کام کی جی کیا حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمیٹنے میں اسے ایک لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی، ارم آدھی رات کو کسی سے فون میں بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبی کالنگ کا کوئی نمبر نہیں؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لی، جب موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر کی پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈانگے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکرمند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کی نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کم نیند سی خوشی بھی ہوتی ہے۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا،
اس دور کے خانے میں کسی نے کہا، اب تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دوسروں کی بیٹی میں انگلی اٹھانے والے لوگوں کی اپنے گھر میں انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے طیبہ۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ کسی کرتی ٹراؤزر اوپر ایک ڈھیلا سا ڈالا سویٹر شال لپیٹے کرتی اسٹور آ گئی۔ بال ابھی اس نے کچن میں قید کیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لی تھی۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا، موبائل پر اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں آ کر بیٹھی، کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہاں فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے اسپانجی کا خوبصورت فوارہ نفس گول چکر میں مکمل فوارہ، جس کے پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے؟ کیا خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مندی سے ہوگی تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ اور آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے ذرا حفیظ ابود، ہمارا پاکستانی اسکینچ اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیلز دیتے ہیں یا پھر کبھی کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کے کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اعلیٰ اسباب خود فون کریں تو حیرت انگیز تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جلاتی ہو ہنس کر بولی، ہاں یورپین یونین نے وہ ہزاروں یونینز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تو وہ اسی کے انداز میں بات کرنے لگی تھی۔ وہ تو رینی ڈینی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈینیز؟ اسپرنگ برنگ اماں، یہاں اسپرنگ برنگ کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جی اسپرنگ برنگ میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح ظفر کی جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، یہ بتائیں گھر پر سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ طیہ فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینو کارڈ پر بنے ڈونٹ پر انگلی رکھا اور پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشانہ بنایا تو سمجھ کر موڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا نہیں؟ مگر رات طیہ فرقان کا فون آیا تھا۔ اچھا اب جا کر ان کو کہہ دیں، ان کو کہیں مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خف ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماں کو بھروسہ نہیں ہوتا، لاکھ کہو نہ بتائیں، پھر بھی اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی سے نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال ہی کر لیتی ہیں۔ مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کی گوشت گزارے کے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی۔ بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کوئی دیر اسی بات پر تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، محوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں جان سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اتنا اسے بھول گیا تھا۔ ہفتے ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے خود جو تاریخ بتائی وہ اپریل کی اسپرنگ برنگ کی درمیان کی تھی، تب تو ڈی جی اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہاں کو بھیج دو، اچھے ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی ہیں، وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں کو بیٹا کہاں مانتے ہیں ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی یہ بات غیر موبی نہیں کرتی۔ بالکل، اسی نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجا ڈونٹس ٹیبل پر رکھا اور وداعی کلمات کہنے لگی۔ انعم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اس سے طلب نہیں رہی تھی۔ بوک اڈا، پھر بوک اڈا۔ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی۔ عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل نے سے اسکالر پر گھنٹہ پر بات کی اور اسے ترک کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی۔ ڈی جی نے آلو مٹر بنایا تھا، جو کہ سالن کم اور گویا گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر آلو پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس مغلوب سے کو گرم کرنے میں پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جی نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجن بازی کے ساتھ بوک اڈے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی کورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بوک اڈا وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پڑی، پھر پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگوریت سمیٹ آئی۔ حالے اور انجم بازی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے ہم ہی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے چانے جھاڑا، تو یقیناً میری طرف سے بھی ہاں بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں نہیں جا رہی بوک اڈا، میری طرف سے انجم بازی کو انکار کرتے ہیں۔ وہ لٹ کر چیزیں اٹھا کر ٹچ کرنے لگی، انداز میں واضح جھلاہٹ تھی
क्यों इतना खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर का फ्रीजर खोले, पैकेट इधर उधर करने लगी, बालों का ढीला जोड़ा इसकी गर्दन की पश्त पर छोड़ रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुर्रहमान का जजीर पाशा का जजीरा है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकाल कर फ्रीज का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, पैकेट मजीद मेज़ पर रखा, जमी हुई रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इनमें मैदे की बनी तक रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया उस स्टोर पर वो फ्रीज में नजर आई और समझ नहीं आया कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। जी इसके रटे ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारे होस्ट आंटी ने किया था, हाँ वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका जिक्र हाय ने कहा। हाले छोड़ो, मैं सब बताती हूँ, पहले कैच बुलाओ, फिर अंजम बाजी को कॉल करके कल का प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर दोनों बाहर है, रात गहरी हो चुकी, दोनों ने ओवन से 19 स्वेटर पहन कर रखे थे। वह रूम बुलाकर से निकल कर बातें कर दी, सब जारी व जल्दी की। पहले डीजी ने अंजम बाजी को फ़ोन करके माजरत की और जब इसे लगा कि वह ज़रा नाराज़ हो गई है क्योंकि वो इन दोनों से खासी पाकिस्तानी हरकत की थी। वह तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था। सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हिया ने फ़ोन ले लिया और इन्हें बताया कि इसकी फूफा ने कल से इसे और इसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजम बाजी ने इसकी दावत कबूल करके अब इसके साथ चले। वो कड़े हुए फिर किसी रोज चले जाएंगे। यूं अंजम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे की मान पर आगे बैठ के फवारे का पानी चिमटे उड़ता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बंटे मुलबले बुलबुलों को देखते ही हिया ने सारी कहानी अलफ्ताइये इसको सुना दी। डीजी कितनी देर चुप बैठी रही, फिर ऐसे सोच करने लगी तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था, बिल्कुल। और डोली असली ख्वाजा से रात था, शायद वो इसका पुराना मुलाजिम था। और तो मुंह उठाकर इसके घर चली गई। मुंह उठाकर क्या? मेरा पासपोर्ट था इस पर्स में, और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर होगी। अपनी गलती मान कर नामुमकिन था, मगर तुमने इसे फ़ोन करके बहुत गलती की, तो वक्त भी रही हूँ ना वो गलती। इस तालम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहाँ के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और इसने इसी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा और रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादम थी। तुम्हें क्या लगते हो, तुमसे वाकई मोहब्बत करते हैं? किसी को अजीज बन जाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजी ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात होते है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। हूँ, रात बहुत बीत चुकी है, अब इसको वापस जाना है। सब जाविये में चलते हैं और रूम ब्लॉक की तरह बढ़ते हुए सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाल दफ़ा अपने ही ज़ात को हम दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानी बताने से कम हो सकती, ख़त्म नहीं। जिसे इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नीम हवा बार बार शीशों से टकरा कर वापस मुड़ रही थी। जो जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम से प्रोफेसर अपने महसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे और साथ में बैठी डीजी में जाहिर तो बहुत वजह से लेक्चर सुन रही थी। रजिस्टर पर लिख रही थी और जहाँ चंद लफ्ज़ लिख कर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती है, ज़रा गौर से इनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझ कर सर आते दोबारा लिखने लग जाती है। एक निगाह इसके रजिस्टर पर डाली, वहाँ इसका कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे, कौन कौन तुम्हारे साथ चलेगा? आखिरी लफ्ज़ लिख कर इसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानब बैठे मुतसिम को पास कर दिया। ये इनके और फ़लस्तीनी के वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मुतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झटक कर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इस पर अंग्रेज़ी में लिखा था, हम तो तुर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम 5वां टोटाली, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? ओफ। फिर ये टाली डीजी को कौफ से जवाब लिखना पड़ा, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। इसका रजिस्टर आसपास कर रहे थे और फिर ज़रा अटक कर लिख बैठी। मतलब सफ़र पर चंद अल्फाज घिसट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन, हमने दूसरी छुट्टी पर निकलना है। ये तो सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा, चलो फिर छुट्टियों के बाद आएंगे, नो प्रॉब्लम। मुतसिम ने एक साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया है। दांत पर दांत जमाई में मुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। इसे क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई और क्लास नहीं लगती थी। वक्तन मुस्तसिम ने रजिस्टर डीजी की तरफ बढ़ाया तो इस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजी ने रजिस्टर हिया के सामने रख दिया। हिया ने ज़रा गर्दन झुकाकर देखा, ऊपर इसने अंग्रेज़ी में देखा, ट्रांसलेट इन उर्दू। इसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफ खालिक। हिया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हजूम में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मुतसिम हसीन को आजकल डीजी से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर इनको देते थे। चंद लम्हा बाद इसने सफ़े फिर इसके सामने किया। अब इसके
इस पर लिखा था हाली बहीर, यानी चढ़कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी हैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरियत से सरगोशी के घर छोटा लिखते तो तब फौरन ही इसे सीख कर मुझे आज ही की तारीख में पूरी फ्री अलगात लिखवा दी। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा। और मुतसिम से क्लास के अख्ताम तक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस रूम में आई। मुँह हाथ धोकर तैयार होकर होने में काफ़ी वक्त लग गया। इसने एक पिंक के सब रंग का पाँव का छूता फ्राक पहना रहा। फ्राक की सीने तंग चूड़ीदार थी, वो नीचे पजामा था और पूरा लिबास बिल्कुल सादा। इस पे बाल इसने खुले छोड़ दिए थे। काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजी की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजी जो बालों में ब्रश कर रही थी रुक कर इसे देखनी, बिल्कुल पाकिस्तानी झंडा। दफा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों हाले और अंजम बाजी के साथ जहांगीर में वाकई फूफो के घर के सामने खड़ी थी। फूफो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहीं में तो इनवाइट ही नहीं किया था। डीजी ने आपसे कहा। हाँ बता दिया था, इसने सरगोशी की डीजी को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। फूफो इनसे बहुत वक्त से मिली। लॉन्ग रूम में बैठने तक नहीं तारफ का महारा तैर हुआ। या आज तुमने घर में रौनक कर दी है। वो इतना वाकई बहुत खुश थी। या इनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई, ये ख्याल ही इनको मसरत बख्श रहा था। वहीं 2 माह में चंद एक बार ही फूफो के घर आई थी। वो पहली 2 दफ़ा के बाद जहाँ कभी घर नहीं मिला था, ना ही इसे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को इसका मुजरम समझ रही थी। इसके टूटे बिगड़े रेस्टोरेंट को याद कर वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारे है आंटी, अंजुम बाजी ने सोफे पर बैठते हुए इधर उधर देखते हुए ताशी अंदाज में कहा। और ये रेक्स तो बहुत ही प्यारे हैं। हाले ने फर्श पर बिछे रेक्स की जन्म धरगा हो। और मेरी फूफो भी बहुत प्यारी हैं। वो फूफो के शानों से गर्दबाज हमार करते हुए मजे से बोली तो फूफो हंस दी। टीजी ने आज से समझो कि वो फूफो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हिया ने जोर से इसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रहेगी। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं अभी आती हूँ। अच्छे मेजबानों की तरफ फूफो का मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पर किचन था। किचन का दरवाजा खुला था। उस सोफे में बैठे हुए इन्होंने किचन का आधा हिस्सा नजर आता था। फूफो और इनके पीछे चली है। अरे तुम क्यों आ गई? इनको कंपनी दो ना। वो फ्रीज के से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफ़ी हैं। आप सुनाए अंकल ऊपर हैं? मैंने सोचा इनसे मिल लूँ। आप भी आती हैं? अमूमन इनका सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती हैं फूफो इनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागरे हो। तुम ऊपर देख लो। अच्छा, और जहाँ का रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद। ज़रा सरसरी अंदाज में। हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया इसका। काफ़ी चरचरा रहने लगा है इस दिन। बस दुआ करना। वो बुरमलाल लहजे में कहते हुए कैंटीन से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजी और हाले फूफो के घर की आराइश व तबसरा कर रही थी, जबकि अंजम बाजी बहुत गौर से टीवी पर कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डूब गए थे। सांची और जो वाहिद शय देखने का मौका नहीं था मिलता था वो था टीवी। इनको मसरूफ पाकर वो जीने चढ़ने लगी। कंधे से लटके शिफॉन के सब्ज बड्डे का किनारा जीने पर फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। अंदर अंकल कमरे का दरवाजा बंद था। इसने होले से उंगली की बजते दस्तक दी, फिर डोर नॉब घुमा कर दरवाजा खेला। कमरे में नीम तारीकी से छाई थी। बाहर धूप थी मगर बाहरी पर्दों ने इसका असर और अंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे। गर्दन तक कमर डाल रखा था, आंखें बंद थी। अंकल, इसने होले से पुकारा। वो होले बेहस हरकत पर थे। वो चंद मुतासर से इनका पर मुर्दा चेहरा बीमार चेहरे देखती रही, फिर होले से बंद दरवाजा करके बाहर आ गई। और सीटिंग वस्त में थी जब बेरोनी दरवाजे खुलने के बाद वहीं रिंग पर हाथ रखे रुक कर देखने लगी। सोफों पर आराम से बैठी लड़के में तुर्की से सीधी हुई। दरवाज़ा खोलकर जहां अंदर दाखिल हुआ, एक हाथ में ब्रीकेस, दूसरे हाथ बाजू पर कोट डाले, टाई की ढील नाटी की हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीनें खोने तक मोड़े, बहुत थका थका सा लग रहा था। पहले से कमजोर और मरझाई हुई रंग का। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रुका। अस्सलाम वालेकुम। जो सीढ़ियों के बस में खड़ी थी सलाम करके जीने उतरने लगी। जहां ने चुनकर सर उठाया और फिर इसे देखकर सर के इशारे से सलाम को जवाब दिया। फूफो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मुरवतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर ये संजीदा तासरत के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजम बाजी ने सवाली निगाहों से उसे देखा। पप्पू का बेटा, जहां वो कदरे खफत से तारफ करवाते हुए आखिरी जीने उतरकर सोफे पर आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था, जहां का कोर राहदारी में लगे स्टैंड पर लटका हुआ ब्रीकेस, काउंटर पर वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल से मुंह लगाए घुन बढ़ रहा था। साथ ही पप्पू की कैंट से कुछ निकालते हुए दिखाई दे रहा था। घर छोटा था और राहदारी मुतासिर, सो किचन में गुफ्तगू करते रात की आवाज़ आ रही थी। ने जमन जल्दी वो बोतल रख कर इनकी तरफ मुतवज्जो है। हमने समदन
जवाब वो ज़रा अकड़े अंदाज में दृष्टि से तुर्क में कुछ बोला था और जीजी से कुछ कहती खालिद ने चूम कर किचन की तरफ देखा, जहाँ फुप्पो ने तनबीह निगाहों से घूरा। इसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज़ पर रखी। खालिद ने कदर बेचैनी से बोले, वो दहियाज के चेहरे के उलझे तसरात वो गौर देख रही थी। वो कुछ देर बाद ज़रा सोच गया, इस्तकाला स्ट्रेट में आज लाइव सेल लगी है और चेक न कर लें, उठने का एक बहाना था। या गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजी और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं ज़रा फुप्पो को बता दूँ। किचन की तरफ भागी। बाकी लड़कियां सोफे से अपना अपना बैग उठाने लगी। अच्छा फुप्पो, हम चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पर जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर इसने जहाँ सिकंदर को कतई नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही है? फुप्पो एक मुलामत ज़्यादा नगाह जहाँ पर डालकर तेजी से इसकी तरफ आई और फिर इसरार करती रही, मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बहुत खुशी से दिल्ली से इनसे खुदाफिज कहकर बाहर निकली। डोर मेट पर रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और इसकी जगह सपाट सी तलखीने ले रही थी। वो इन चारों के आगे खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। जब वह कॉलोनी का मोड़ मोड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो तेजी से हाले की जान लगी। हाले जहान ने फुप्पो से क्या कहा था, जाने दो। हाले ने निगाह चुराई। स्कार्फ में लिपटी इसका चेहरा कदर फीका सा गया। हाले, मुझे बताओ, इसने कहा। हया वो किसी और बात पर अपसेट होगा, तुम छोड़ो इस किसी को। हाले, नूर चोला लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधे से पकड़कर हाले को छोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। जो चोलो यानी इसके गांव के हाला नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। इसने पहले पूछा कि ये कब आई है, फिर कहा कि इसके लिए इतना फुलावा करने की क्या ज़रूरत थी, और इसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं घुमाते कि आप यूँ ज़ाया कर दें। इसके कंधों पर रखे हिया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हिया, छोड़ दो। अंजम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपा कर इसे तरह दी। छोड़ दो, दो दिया है। आज के बाद में कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। इतनी अजवल तो नहीं हूँ कि मैं मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोर्ट की जगह में हाथ डाले सीधे में देखती हुई इनके आगे चलती जा रही। आज इसके दिल बुरी तरह दुखा था। रात से पांची के गिर्द नवाह में अपने फैलाव पड़े हुए थी। सब्ज़दार पर जमी बर्फ अब पानी बहन कर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सुकून खिला रही थी। ड्रीम ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बहुत बीत चुकी थी, मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले इनके रूम में आखिरी रातें में थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पर निकल जाना था। खतीजा हिया, टाली और चेरी के रूम में रौनक अपने अरूज पर थी। हिया की कुर्सी पर स्विट्जरलैंड की सारी स्केशन का रिसीवर काम से लगाई बैठी थी। मुस्कुराहट दवाई गुली मर्सनरी वालों को लिए बैठे हुए कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है मोमन। और कहने के साथ वो मुश्किल हासिल हो गई थी। मोमन काफ़ी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसको दिखाने के लिए हेडलाइन का लतीफ़ सा साथ नजर आती थी। लतीफ़ खालिस डिच और कोटलिक था, मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अगवान दोस्त लतीफ़ के नाम पर रख दिया था। यूं वो तमाम फ़लस्तीनी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, सवाई मोमन के। सामने डीजी की कुर्सी पर हाले बैठी थी, उसके मुकाबले काउच पर स्पिन की सेंट्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मशीन खोले तबसर कर रही थी। इस थिंग के साथ ये कैस्टेट कुछ और लगेगा नहीं। हाले मुतवस्सी सेंट्रा से कुछ पूछ रही थी। जीरी अपनी बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपनी कीप ऑयल की आधी शीशी इसको दिखाते हुए बार बार नफी में सर लहरा रही थी। आई डोंट बिलीव दिस। कैसे जा रही थी? किसी लड़की के बाथरूम में रखा था इसका बोतल। इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूँ तो पूछने नहीं सकी। और चेरी को जब इससे इस चंद बोलों का गम खाई जा रहा था। इन चीनियों का दिल भी इस कद की तरह ही होते हैं, छोटे और पस्त। ताली जो ऊपर अपने बैंक में बैठी थी हिया को स्त्रीलिंग नामे सुना रही थी। लम्हे भर को बाद रोका चेरी को देखते हुए बोली, फिर सा झटक कर बात को वहाँ से आगाज किया जहाँ पर छोड़ा था। क्यों ना आएंगे मिस राइली, वी हैव सच स्टिल डेट। डाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालत शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस बरकत सरजमीन। और इसके जाते ही हया और डीजी ने इसकी फिक्रें यूं तरमीन कर लेती कि फलस्तीन जन्नत है, मुकद्दस बरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत अहमक थे। दोनों खतने चेहरे वगैरह इसकी बातें सुन रही थी। जो भी था इसराइल नामा सुनने में मजहब होता था। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद इन सब की आवाज़ों का मिल का शोर रखता था। और इस सारे शोर में डीजी अपनी बैंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिए मुँह पर रखे हुए थी। इसकी आवाज़ बुलंद होती थी तो इसके मुँह से तकिए हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से इनको हुआ देकर, प्लीज़ शोर मत करें, मेरे सर में दर्द है, मुझे सुनने दो। ओके ओके, हाले ने फौरन जवाब में सर हिलाया। सब ने
शीशी करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजी वापस लेट गई, वो तकिया मुंह पर रख दिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही कह रही हूँ। सारा, जो अपनी लेट को उंगली पर मरोड़ती मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ सुन कर जरा गड़बड़ाहट हुई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपना तस्वर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए, और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। फिर ये रिंग सेंट्रल मैगजीन के सफ़े को पलट कर पीछे से कोई दोस्तों सफ़र निकाल कर खाले को दिखाने लगी। आहिस्ता से इनकी आवाज़ों में फिर से बुलंदी हुई। चंद सानी बाद रूम में फिर से शोर हो गया। कैन सेम वैन प्लीज शेट अप। जी जबत कर खो बैठी और जोर से चलाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफ़े इनको खामोश होने की कह चुकी थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद होती जाती थी। लेकिन इसके यूं चलाने पर एकदम से रूम में आवाज़ें फौरन बंद हो गई। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं, अब सब ऐसा बोलो। अच्छा है या नहीं? जल्दी से मुस्कुराहट कर चली थी और कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई। और कमरे में सब मध्यम सरगोशी में बातें करने लगे। चंद पल मजीद सर के इसराइल में हमारा मुकद्दस राज। सबसे पहले टाली की आवाज़ बुलंद हुई, फिर सारा, फिर हाला और फिर जीरी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही करती थी, इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहानियों की हलाकियात है कि किसी का तेल इससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर ली जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजी एकदम उठी, कमर उतार कर फेंका, बैंक की सीढ़ियाँ फैलाकर कर उतरी, अपनी मेज़ पर रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तय करदा एने खोल कर आंखों में लटकाई तो खामोशी से किसी की तरफ देखे बगैर बाहर निकली। इसी पीछे धर्म से दरवाजा बंद किया। रूम में एकदम स्टान छा गया। सबने एक दूसरे को देखा। सारे ने कोई बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। चीरी ने खफे से अपने बोतल वाली वापस बैग में रखी और हाले और सेंटर ने बैग्स बंद किया। बहुत सी नादम ने कहां के तबादले हुए। वो नाराज होगी। अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्तगी से बोली, ठहरो मैं इसे मनाती हूँ। हया ने कमरे पर हटाया और बैंक की सीढ़ियों उतर कर नीचे आई। मेज पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनकर बाहर होगी। पीछे कमरे में अभी तक स्टान छाया था। स्टडी साथ ही थी, इसे पता था डीजी वहीं होगी। दरवाजा दिख रहा तो खुलता चले गया। सामने राइटिंग टेबल पर किताबें फैलाई बैठी थी। छोकर से इसका नींद रोकी नजर आता, फिर भी वो देख सकती थी कि रो रही है। इसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदम चलती हुई इसके करीब आई। डीजी खदीजा भाई कपटी को हाथ उंगली से मसलते चेहरा किताब जगाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। डीजी वो वी आर रियली सॉरी। कुर्सी खींचे सामने बैठी उसका हाथ थामना चाहा। डीजी ने साथी से हाथ छुड़ाया। इसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और जवाब दिए बिना ही कमरे को हुआ उंगली से मसलती किताब पर सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने होले से पूछा। डीजी ने जवाब में सराय। टेबलेट ले ली कि है कोई? हाँ, वो तहरी के पछते गीले टुसान रखते हुए बोली तो आवाज़ बारी थी। सिर्फ यही बात है? इसने गौर से चेहरे देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद हमने घर तो चले जाने हैं ना। सेमेस्टर ख़त्म होने में बहुत देर है। इसने चेहरा और उठाकर बेचारगी से इसे देखते हो कहा। इन्हीं के पीछे इसकी आंखें आंसू से भरी थी। देर देर कहाँ, फरवरी में हम इधर ही आए थे। मार्च गुजर गया है, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून एग्जाम हो गए और जुलाई में हम पाकिस्तान हो गए। 5 माह तो ख़त्म हो गए। डीजीपी की पलकों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजरती है, हमें पता भी नहीं चलता। हमारा सारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम दी एंड हलासा। इसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजी चंद लम्हे डबलवाती आंखों से देखती रही। मैंने कल अम्मी को ख्वाब में देखा, बहुत बुरी तरह रो रही थी। इतनी बुरी तरह का मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ। आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बुरे माँ बाप ही आते हैं। मेरे दिल इनके लिए दुखता है। या मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान जाएंगे, तुम जानती हो ना, नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हम 5 माह खत्म होने तक दूर ही नहीं छोड़ सकते। वो मुस्तकबिल जाने की बात नहीं कर रही। बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रिंग में हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हयाना के साथ ही मेरी भी कज़न शादी है। मैं भी इसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल बहुत ख़राब होगा और फिर यूं तुर्क में अकेले घूमने फिरने का मौका भी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजी ने इस तरह सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक़ था। ऐसी आज़ादी जिसमें अबू भाइयों की तो रोक टोक ना हो, मगर इंसान आज़ाद तब होता है जो वो तनहा होते हो। ये वो तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी, हर कैद हाथ छुपी हुई थी। जैसे हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। यानी जैसे तासुब से नफ़ी में सर गर्दन लाही, फिर निगाह में इस पर रखी। डीजी की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पढ़ी जिसके सर वक्त पर सतरात की तस्वीर बनी थी। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। परे हटाओ उस बूढ़े अंकल को, इसको पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। सरात को कुछ मत कहो। डीजी ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सरात ने किसी
عظمت اور بہادر سے زہر کا پیالہ پیا تھا، میری تو 7 نسلوں پر احسان کیا تھا۔ وہ تنگ کر کے دیکھو کھڑی ہو، اور ہم کوئی پاکستانی نہیں، پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن ڈن ڈن۔ جی جی مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، گھڑی 1 گھنٹے آگے کر لو۔ ڈی جی نے کوئی نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیلی نامہ سننے واپس چلی گئی۔ او نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم، پرانا ٹائم۔ ڈی جی نے جھلاتے ہوئے کتاب کھولی، اور اس نئی ٹائم پر پرانے ٹائم سے زیادہ خوف کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکس اسکواڈ کا مجسمہ آزاد بہادر کے پھولوں کی خوشبو بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، مجسمہ گرا گھاس پر سوفٹ پلیس کھلی تھی، اور فضا میں تازہ پھولوں کے پھلوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی استقالیہ اسٹریٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں سیاہ کوٹ پہن رکھی تھی اور بازو میں بازو ڈالے رکھے تھے، اور اتنی دفعہ استقالیہ اسٹریٹ آ چکی تھی کہ بہت سی دکانیں دونوں حفظ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ آج سے اس طویل گلی کے اختتام تک نہیں پہنچی تھی۔ ان کے تمام دوست ڈریم روم فیلوز کل ہی روڈ پر نکل گئے تھے۔ انہوں نے آج سارا دن استقالیہ اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل صبح بس سے کوپچ جانا تھا۔ آج وہ باؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کو پروگرام بنا کر آئی تھی، کیونکہ ویسے بھی پاکستان سیاحوں کے لیے ترک فوار کم دیتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا۔ ڈی جی نے چشمے تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جی، مجھے تو خود پر رچکانے لگا ہے، کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں استقالیہ اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھا، دونوں اطراف میں بنے ریسٹورانٹ اور دکانوں کی رونق روج پہ تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے، اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑیں کے آگے چل جائیں گے۔ 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے۔ کیا کبا دیا ہے، میں ہاٹ ایئر بیلون کی فلائٹ بھی لے لوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا ہے جب ہم بیلون کی ٹوکریوں میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے، اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت خوش اور جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ چمکا رہا تھا۔ ڈی جی نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سونو خیا جہاں کو بھی ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی مطلب اور سامنے دیکھتے ہوئے آگے چل رہی ہے۔ ابھی وہ اس کے ریسٹورانٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دونوں، کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا، مگر میں اسی بات پر اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی، اور اس بازو کھینچ کر آگے گی۔ میرا میگزین سارا ٹرپ خراب کرے گا۔ ٹیبلٹ لے لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جی نے کو پھر سے سر درد ہوا، اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرے گا۔ اس نے فون کی کوڈ سے حال کا ویدا ترک فون نکالا، مایوسی سے دیکھا، اس کی بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے دوسرے شہر میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے۔ میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شوز اسٹور کے دروازہ دے گئے تھے، داخل ہوئے، دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل کھلا یا جمتی ہوئی دروازے کے دیکھتے ہوئے بڑی عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پر وہ گئی، وہ دروازہ بھی زور لگا کر نکلنے پر پیچھے ہوا۔